Once again, welcome students, OHM Institute. I am US Rajput, founder of OHM Institute. My academic qualification is MSc Maths, MEd, MPhil Education and LLB. I also qualified CTET and UPTET. I have been mentoring, guiding and teaching UPSC, CSC students since last 8 years. Now I am teaching political science and international relations. Today we will discuss the challenges to restoration of Congress system. Class 12 चैप्टर 5 फ्रॉम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पार्ट 2. पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी 1 आवर 40 मिनट्स की बना चुके हैं और पार्ट 2 अब हम शुरू करेंगे यहाँ से. आई होप आपको पार्ट 1 पसंद आई होगी और आपने पूरी वीडियो देखी होगी. चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ. स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने आयाराम गयाराम के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा और दल बदल कानून क्या कैसे बना, उसमें क्या अमेंडमेंट हुई थी, ये सब चीज़ें हमने जो हैं पहले पार्ट में पढ़ा. और अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं. सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन. कांग्रेस किस तरह से डिवाइड हुई, कांग्रेस के अंदर जो लोग थे उन्होंने किस तरह से डिवाइडेशन को प्रमोट किया. कांग्रेस का विभाजन. आगे हम लोग बात करते हैं कांग्रेस के विभाजन के अंदर. हम देखते हैं कैसे इसका विभाजन हुआ. हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था. वही सरकार आ तो गई, सरकार ने बना तो ली, पार्टी ने सरकार बना तो ली, लेकिन वो बात नहीं थी जो बात नेहरू जी के समय में थी. बहुत कम बहुमत के साथ सरकार जो है वो सत्ता में, जो पार्टी है वो सरकार बनाने के लिए सत्ता में आई. साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कोई कांग्रेस को हराने की सोचता ही नहीं था. वो सोचता ही नहीं था कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो है उसे हराया भी जा सकता है. लेकिन पहली बार ऐसा विकल्प सामने आया कि कांग्रेस पार्टी को क्या किया सकता है, हराया जा सकता है. बहरहाल अब कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था. राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें जो हैं, हम गैर कांग्रेसी गठबंधन पहले पढ़ चुके हैं, ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई. ये सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी बताई थी पार्ट 1 के अंदर, कि जो गैर कांग्रेसियों ने मिल करके गठबंधन करके कोalition करके सरकार तो बना ली, लेकिन वो पिछले मैंने आपको दिखाया था मैप के अंदर कि एक बोल रहा था लेफ़्ट जाना है, दूसरा बोल रहा था राइट जाना है. मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, पीछे ही होगा, यहीं पर ही हो. ये वाला जो वीडियो फर्स्ट में मैंने आपको दिखाया है, इसमें देखो कि ये भाई जो पहले हैं ये कह रहे हैं इधर चलो, ये कह रहे हैं इधर चलो. ठीक है, तो ऐसे में तो ये कैसे काम चलेगा इनका. तो इस तरह से हुआ वही जिसका आपको डर था. और फाइनली जो सरकार थी, जो पार्टी ने बनाई थी, जो अदर पार्टी ने मिल करके बनाई थी कांग्रेस के खिलाफ, वो बहुत दिन तक टिक नहीं पाई. इन सरकारों ने बहुमत खोया मतलब बहुत जल्दी ही सत्ता से बाहर हुई, बहुमत से बाहर हुई, और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ लागू हुआ. तो बेटा यहाँ एक लाइन और आ गई है, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल. तो हम थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में भी समझेंगे कि क्या होता है प्रेसिडेंशियल रूल और किस कंडीशन में लगाया जाता है प्रेसिडेंशियल रूल. हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की. राष्ट्रपति शासन क्या है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके आर्टिकल 356 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना बहुमत साबित ना कर पाए या बहुमत से सरकार ना बन रही हो वहाँ पे बीच में, जैसे अभी उन्होंने बताया कि बहुमत वापस ले लिया, गठबंधन सरकारें टूट गई, या फिर वो सरकार जो है स्टेट को प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनली चलाने में असक्षम हो, संविधान में बनाए गए नियमों के अनुसार, संविधान में दिए गए आर्टिकल के अनुसार अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सरकार चलाने में असमर्थ रहती है, सरकार नहीं चला पाती, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और वहाँ पर लगाया जाता है प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन. ठीक है, जो डायरेक्टरी
एग्जीक्यूटिव बॉडी के हाथ में चली जाती है और प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लग जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ से उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन में कुछ कंडीशन है कि जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है वहाँ पर जैसे ही जो आपका इंडियन इलेक्शन कमीशन है हमारा भारत का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ACI, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है उसका काम शुरू हो जाता है। उसका काम शुरू होता है कि उस स्टेट में जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा करके बहुमत बना करके वहाँ पर दोबारा से जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको कायम करना, उसको वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड करना। राष्ट्रपति शासन 6 महीने से ज़्यादा एक बार में लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और डिटेल आप पढ़ेंगे तो उसमें और मिलेगा कि आगे अगर इसको 2 साल तक एक्सटेंड करना है तो कैसे होगा, वो हम फिर कभी डिटेल में राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल आर्टिकल 356 के तहत भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर दी गई है कि अगर कोई स्टेट अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को नहीं चला पा रही है तो वहाँ पर सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और जो सरकार है वो, जो स्टेट है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंदिरा बनाम सिंडिकेट। तो इंदिरा तो हमें पता है लेकिन हमें सिंडिकेट नहीं पता क्या है। इंदिरा तो इंदिरा गांधी को बोल रहे हैं लेकिन सिंडिकेट क्या था, पहले हम सिंडिकेट समझते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे कि इंदिरा बनाम सिंडिकेट का मतलब क्या हुआ। सिंडिकेट, कांग्रेस सिंडिकेट, कांग्रेस नेताओं के एक समूह, कांग्रेस नेताओं का एक समूह अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। तो आप कह सकते हो सिंडिकेट जो है वो क्या है, वो एक ऐसे लोगों का अनौपचारिक ग्रुप है, मतलब जिसको ऑथराइजेशन तो नहीं मिली, कोई मतलब एफिलेशन नहीं कि हाँ ये है ऐसा, लेकिन वो ऐसा था, वहाँ पे ऐसा हो रहा था। एक ऐसा ग्रुप जो कांग्रेस के अंदर अपनी पावर रखता था, जो कांग्रेस को नियंत्रित करता था पूरी तरह से। और उस सिंडिकेट के जो अगुवा थे वो थे के कामराज। अभी हम के कामराज जी के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ेंगे। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बम्बई सिटी, जिसे आप मुंबई के नाम से जानते हैं, कि वहाँ के SK पाटिल, मैसूर जो कि अब कर्नाटक के नाम से है, के S निंजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के N संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। ये लोग थे सिंडिकेट के अंदर। लाल बहादुर शास्त्री और उनके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री पद तक आरूढ़ हुए थे, कह सकते हो पहुंचे थे प्रधानमंत्री पद तक। ये सिंडिकेट का ही काम था। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही और इंदिरा गांधी ने जो पहला मंत्रिपरिषद बनाया वहाँ भी समूह ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद कांग्रेस सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस O में ही रहे। चूँकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस R ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसलिए भारतीय राजनीति में के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद जो है ये प्रभावहीन हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि इन्होंने लास्टली क्या किया, कांग्रेस का विभाजन और 2 कांग्रेस बनी, कांग्रेस O एंड कांग्रेस R। लेकिन जब इलेक्शन के बाद जो भी देश में सरकार चलाने की या सत्ता चलाने पे काबिज होने की बात आई तो 1971 के बाद जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस R थी उसका ही प्रभाव रहा। तो इसीलिए आप इन लोगों के बारे में ज़्यादा सुनते नहीं हैं, ज़्यादा जानते नहीं हैं कांग्रेस में। तो आप कह सकते हैं सिंडिकेट क्या था, कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप था जो बाद में टूट करके दूसरी नई कांग्रेस पार्टी बनाई जिन्होंने। आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इंदिरा बनाम सिंडिकेट की। इंदिरा गांधी और को असली चुनौती किसने दी? असली चुनौती उन्हें विपक्ष वालों ने नहीं दी भाई, उनकी अपनी पार्टी ने दी। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ये वही वाली बात होगी इंदिरा जी के साथ हमारे, कि कहना कि अपनों ने ही उनकी पार्टी के भीतर जो है वो एक नया सिंडिकेट खड़ा कर दिया और उन्हें अपनों से ही, असली चुनौती विपक्ष नहीं थी बल्कि अपनी पार्टी से थी और सिंडिकेट बना और सिंडिकेट से निपटना पड़ा। तो इस तरह से जो कांग्रेस है उसने सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। जैसे मैंने आपको बताया कि कामराज जैसे लोग उसके अंदर शामिल थे। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। और इसके अलावा तो सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह पर अमल करेगी। जैसा हमने पहले भी ये बात की थी कि वो ऐसा सोचते थे कि जो इंदिरा गांधी है वो उनके अकॉर्डिंग काम करेगी, उनकी बात पर अमल करके चलेगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार की और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वासों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। जो उनके सलाहकार थे और जो उनके विश्वसनीय लोग थे वो पार्टी से बाहर के लोग थे। उन्होंने पार्टी का बंदा कोई रखा ही नहीं अपने ग्रुप में। और उसके बाद धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। देखिए, इसे कहते हैं चतुरता। कितनी चतुराई के साथ इंदिरा गांधी जैसी एक कद्दावर महिला, जिसने देश के पहले महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया, कितनी समझदारी के साथ उन्होंने अपने अंदर पैदा हुए, अपनी पार्टी में पैदा हुए सिंडिकेट को ख़त्म किया। पहले उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वसनीय लोगों के रूप में बाहर के लोगों को रखा, और बाद में धीरे धीरे जो सिंडिकेट के बड़े नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर एक तरह से कब्जा किया हुआ था, उनको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। इस तरह इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की ज़रूरत थी, और कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो ज़मीन खोई थी उन्हें भी हासिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति बनाई, बहुत साहसिक रणनीति, हिम्मत के साथ रणनीति बनाई उन्होंने, और उन्होंने एक साधारण सा सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेसी कार्यसमिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, 10 सूत्रीय कार्यक्रम में क्या क्या हुआ है देखते हैं। 10 सूत्रीय कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमे के जो है वो राष्ट्रीयकरण करना, उसका शहरी संपदा और आय के को परिसीमन करना, खाद्यान्न का जो है वो सरकारी वितरण करना, भूमि सुधार करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ग्रामीण की गरीबी को दूर करना। दूर करने के लिए उन्होंने जो है प्रावधान किए। और इसके साथ ही तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जो बैंक थे उस टाइम पर जो आम जनता थी उसको बैंकों में जाने की परमिशन नहीं थी, और ये परमिशन इंदिरा गांधी ने ही उनको दिलवाई कि वो बैंकों में जा सकें। पहले सिर्फ जमींदार या बड़े लोग ही बैंकों में जा सकते थे। तो आगे चलते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जो ग्रामीण लोग थे उनको आवासीय भूखंड भी दिलवाया, मतलब उनको रहने के लिए जगह देना भी उन प्रावधान में शामिल था। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे में इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह भी थे। वामपंथ जो सिंडिकेट के लोग थे उन्होंने कह तो दिया ओके, लेकिन वो संदेह के दायरे में अभी भी थे कि भाई ये ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और ऐसे में हुआ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कि राष्ट्रपति पद पे कौन आएगा। तो देखते हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव, उसके अंदर क्या और किस तरह से सरकार ने अपना रोल प्ले किया। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आई। यहाँ पता लगा कि भाई सिंडिकेट भी है कोई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण, उस वक्त जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, आप यहाँ देख लीजिए कि जाकिर हुसैन जी कभी ऑप्शन में आ जाए कि इनमें से कौन थे भारत के राष्ट्रपति, तो जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे। मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पा ली। एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। पार्टी की तरफ से जो सिंडिकेट थे उन्होंने संजीव रेड्डी जी को रेकमेंड कर दिया, तो वहीं जो प्रधानमंत्री साहिबा थी उन्होंने गुपचुप तरीके से बोला कि भाई रेड्डी जी ऐसा है, आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाइए, हम आपको वोट देंगे। देखिए हुआ क्या,
जानने लायक बात थी। और ये कार्टून जो है आपको समझा देगा असल में हुआ क्या था। इंदिरा गांधी ने, मैं अगर आपको बताऊं तो जो ये कांग्रेस धाराशाही पड़ी है इधर, और जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिफीटेड नेता हैं आपके, जो उस वक्त जिसको उन्होंने खड़ा किया था, किसने, सिंडिकेट वालों ने। सिंडिकेट ने किसको खड़ा किया था, एन संजीव रेड्डी को। तो संजीव रेड्डी जो हैं वो कांग्रेस जो कि सत्ता में थी और कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए, उसके बावजूद भी रेड्डी जो हैं वो हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से खड़ा होने के बावजूद जो गिरी जी थे, जिनको इंदिरा गांधी जी ने रेकमेंड किया था, और उनको ही उन लोगों ने क्या किया, वोट दिया, और वो बने उस टाइम पर देश के राष्ट्रपति। ठीक है जी। तो ये एक राजनीति की बड़ी चीज़ आपको समझाई गई यहाँ पर कि इंदिरा गांधी जी ने, ये कार्टून जिसमें आप देख रहे हैं कि वीवी गिरी जी को जो जीत के बाद छपा था, इसमें उन्हें एक विजयी मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया। उनके गले में माला लटक रही है। उनका मुकाबला सिंडिकेट के उम्मीदवार से था। कार्टून में सिंडिकेट के प्रतीक के रूप में जो आपके निज लिंगप्पा थे उनको घुटने टेकते दिखाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इस कार्टून में इंदिरा गांधी को मुक्केबाजी वाला दस्ताना पहने क्यों दिखाया गया है? असल मुक्का तो इंदिरा गांधी जी ने मारा था भाई। ठीक है। जो गिरी साहब को जिताने का दांव था, सिर्फ दस्ताना, जो मतलब जो असल दस्ताना था वो गिरी जी के हाथ में था, लेकिन मुक्का जो मारा था वो इंदिरा जी ने मारा था। तो इसलिए दस्ताना उनके हाथ में जायज़ है और उनके हाथ में ही होना चाहिए था। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पिछले जो मैंने बताया था के कामराज जी के बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो के कामराज जी 1903 में जन्म हुआ, 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन, जिसे आज आप मिड डे मील के नाम से जानते हैं बच्चों, मिड डे मील मिलता है ना स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में खाना मिलता है, उसको बोलते हैं मिड डे मील। दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्धि मिली इनको। 1963 में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सकें। यह प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से भी मशहूर हुआ था। और आप जो हैं कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस पद पर अध्यक्ष भी रहे हैं। वैसे मैं ये कहूँ तो शायद मैं सुनता हूँ ऐसा कि परिवारवाद कांग्रेस में ज़्यादा रहता है, बट अगर कामराज जी जैसे लोग अध्यक्ष पद पर रहे हैं कांग्रेस के, तो ये कहना गलत होगा कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद रहा है वो हमेशा वंशवाद से चला है। ऐसे बहुत से अध्यक्ष कांग्रेस के पद पर रहे हैं जो मतलब वंशवाद से नहीं आए थे। तो आगे चलते हैं, ये थे हमारे के कामराज। उसके बाद देखते हैं दूसरे व्यक्ति कौन है। दूसरे व्यक्ति हैं एस निजलिंगप्पा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, संविधान सभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य रहे हैं। तत्कालिक जो है मैसूर के प्रांत, अब जो कर्नाटक के नाम से वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1968 से 71 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। देखिए दूसरे अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस पार्टी के जो वंशवाद से नहीं आए हैं। तो ये कहना मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सार्थक होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वंशवाद की पार्टी रही है। 1902 में इनका जन्म हुआ था और 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखते हैं आगे कौन है। आगे हैं जी कर्पूरी ठाकुर। 1924 में इनका जन्म हुआ था, 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। दिसंबर 1970 और जून 1971 तथा जून 1977 और अप्रैल 1979 के दौरान बिहार के जो थे ये मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता थे। मजदूर एवं किसान आंदोलन में सक्रिय थे। लोहिया के प्रबल समर्थक थे, जो राम मनोहर लोहिया जी के बारे में आपने पढ़ा। जेपी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में भागीदारी इन्होंने मुख्य निभाई थी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वाले रूप में पहचान इनकी मिली थी। और अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर उन्होंने प्रबल विरोध किया था। हालांकि आज भी अंग्रेजी भाषा का विरोध हो रहा है, परंतु फिर भी वो इस देश में अपना वर्चस्व कायम किए हुए है। वीबी गिरी जी के बारे में समझ लेते हैं कि वीबी गिरी जी कौन थे, क्या उनका रहा प्रीवियस बैकग्राउंड। वीबी गिरी 1894 में इनका जन्म हुआ था, 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1969 से लेकर के 74 तक ये रहे थे भारत के राष्ट्रपति। कांग्रेस नेता थे एवं आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता थे।
सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर, कर्नाटक के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति 1967 से 1969 एवं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति इस्तीफा एवं राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन से इनकी विजय हुई। वी गिरी जी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल रहा जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसके अंदर, अगर आप देखें तो। और इसके बाद एक छोटी सी ये जो कार्टून कोने में से एक बात निकली है जो एस निजलिंगप्पा जी ने कही है, इतिहास लोकतंत्र की त्रशादी के ऐसे उदाहरणों से भरा है जब जन समर्थन की लहर के बूते अथवा किसी लोकतांत्रिक गठबंधन के बल पर सत्तासीन हुआ नेता राजनीतिक आत्ममोह का शिकार हो जाता है और चरित्रहीन चाटुकर दरबारियों की बातों में जीने लगता है। इन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि एक बार जब कोई नेता बन जाता है तो वो क्या करता है, वो वहाँ जो उसके दरबारी लोग होते हैं उनकी बातों में आ जाता है। इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित करते हुए एस निजलिंगप्पा ने उन्हें 11 नवंबर 1969 को एक चिट्ठी लिखी। उपयुक्त पंक्तियां उसी का एक अंश हैं। तो आप देखिए कि इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित किया गया था निजलिंगप्पा के द्वारा। आपने आज ये पहली बार ये बात सुनी होगी कि इंदिरा गांधी जी को भी पार्टी से निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर दो अलग पार्टियों का गठन हुआ। तो देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारे इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया आगे। इंदिरा गांधी जी ने यानी कि 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, एक ही उनको राष्ट्रीय बैंक बना दिया और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, जो भूतपूर्व राजा महाराजा थे, रजवाड़े थे किसी टाइम में, उनको जो स्पेशल फैसिलिटीज़ मिली हुई थी उसको समाप्त कर दिया। यानी कि जो प्रिवी पर्स था उसको समाप्त करने जैसे कुछ बड़े और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी उस वक्त में की गई। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री। जो मोरारजी देसाई थे वो देश के उप प्रधानमंत्री थे और साथ में वो वित्त मंत्री भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे। अब देखिए कि यहाँ हुआ क्या कि जो फाइनेंस मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बीच, और जो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, या इंदिरा गांधी जी थी, उनके बीच जो एक बीच में जो मतभेद मतलब उनके विचारों में डिफरेंस आना, वो पैदा हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मोरारजी देसाई थे ने सरकार से किनारा कर लिया। उन्होंने सरकार से अपना किनारा कर लिया, मतलब सरकार से अपने आप को बाहर कर लिया। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस जो अध्यक्ष थे, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा भी था, अपनी इससे ऊपर पढ़ा भी है, वो कौन थे, एस निजलिंगप्पा, इनके बारे में हमने पढ़ा है। और ये दोनों जो क्या चाहते थे कि राष्ट्रपति जो पद है उसके लिए अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होगा। उन्होंने व्हिप भी जारी किया। अब यहाँ व्हिप क्या होता है हम इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा पढ़ेंगे, अभी पहले ये पूरा कर लेते हैं कि व्हिप क्या होता है। जारी किया कि सभी कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार, जो पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे संजीव रेड्डी, को ही अपना वोट डालेंगे। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी ये याचना स्वीकार नहीं की गई। वी गिरी को छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को जो वोट है वो डाल सकते थे। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वी गिरी ही विजयी हुए। वे स्वतंत्र लोग जो उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, जबकि जो संजीव रेड्डी थे वो कांग्रेस के पद से खड़े हुए थे और जो वी गिरी थे
वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। लेकिन जीत किसकी हुई? वीवी गिरी की। असल में हो क्या रहा था, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो संजीव रेड्डी थे, एन संजीव रेड्डी, उनको जो है कांग्रेस के दूसरे गुट ने, यानी कि जो कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट था उसने खड़ा किया था, और उसे उम्मीद थी, क्योंकि व्हिप का मतलब होता है कि जो पार्टी के मेंबर हैं उन्हें पार्टी के पक्ष में ही काम करना होगा। अगर वो पार्टी के विपक्ष में काम करते हैं तो उनके खिलाफ जो पार्टी है वो कोई भी कार्रवाई कर सकती है। तो व्हिप जारी करने के बावजूद जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग अपनी इच्छा और मनमर्जी से वोट डाल सकते हैं। और अंततः क्या हुआ? अंततः जीत हुई। किसकी जीत हुई? वीवी गिरी जी की, जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, और संजीव रेड्डी जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े किए गए थे, और कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद वो राष्ट्रपति पद जो है वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, और वो चुनाव वीवी गिरी से हार गए थे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया था। अब आप सोचिए कि जिसे कांग्रेस ने खड़ा किया, पार्टी ने खड़ा किया, समर्थन से खड़ा किया, अगर वो उम्मीदवार हार जाए तो नेचुरल सी बात है कि जिन लोगों ने खड़ा किया उन लोगों के बीच में टूट तो पड़ेगी, बिखराव तो आएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा चेंज आया। कांग्रेस के जो उस वक्त के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। आप ये लाइन मुझे लगता है कि पहली बार सुन रहे होंगे कि किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री को या गांधी परिवार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष ने पद से निष्कासित कर दिया हो। ये बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे कि उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। तो उन्होंने जब वो उस पार्टी से बाहर आ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो इंदिरा गांधी पार्टी बनाएंगी, ये उनकी पार्टी होगी, वही अगली असली कांग्रेस होगी। और 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस रिक्वेजनिस्ट कहा जाने लगा। तो इसीलिए इसको कांग्रेस आई और कांग्रेस आर दो नाम दिए गए, दो अलग पार्टियां बन गई। अब यहाँ पर पार्टी का सही मायने में हुआ एक विभाजन 1969 में, जिसमें जो सिंडिकेट्स थे, जो कांग्रेस के सिंडिकेट्स थे, कांग्रेस के प्रभावी लोग थे, उन्होंने क्या बनाई? कांग्रेस आई बनाई, और जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने बनाई कांग्रेस आर। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस या नई कांग्रेस का नाम भी दिया गया। इंदिरा गांधी जी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने समाजवादी और पुरातनपंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच लड़ाई करार दे दी। उन्होंने कहा कि जो ये लड़ाई है, असल में ये लड़ाई पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई है समाजवादी होने की, पुरातनपंथी होने की, गरीबों की हिमायत करने की या अमीरों की तरफदारी करने की। और यहाँ से कांग्रेस के दो पार्ट हुए, और उसके बाद फिर अगला जो चुनाव हुआ 1971 का चुनाव हुआ, और कांग्रेस ने किस तरह से अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश किया 1971 के इलेक्शन के बाद, हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रीव्यू पर्स के बारे में, और कुछ एक न्यूज़ थी उसमें क्या दिया हुआ है। प्रीव्यू पर्स देखते हैं एक बार क्या है। ये देखिए कि उस समय के हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा था। उन्होंने कहा पीएम इंसिस्ट, उन्होंने कहा पीएम जो है, पीएम इंसिस्ट ऑन फ्री वोट। प्रधानमंत्री, जैसा आपने पढ़ा कि अभी जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने कहा कि फ्री वोट डालना है अपनी मन मर्जी से। और उसके बाद हुआ क्या? कांग्रेस स्प्लिट ऑन हिस्टोरिक डे। जो कांग्रेस थी वो स्प्लिट हो गई, टू पार्ट्स में, वहाँ से डिवाइड हो गई। और ये एक द हिंदुस्तान की न्यूज़ थी 16 अगस्त 1969 की, सैटरडे, न्यू दिल्ली। चलिए समझते हैं क्या था प्रीव्यू पर्स। पहले अध्याय में आपने देसी रियासतों के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि विलय के बारे में पढ़ा था। देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने, भारतीय संघ जो टाइम जो बना था उसमें करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जो रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाने की बात कही गई थी। ये दोनों चीज़ें, यानी कि शासक की निजी संपदा और भत्ते, इस बात को आधार मानकर तय की जाएंगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार
राजस्व यानी कि वो कितना बड़ा है, कितना वहाँ से रेवेन्यू आता है और उसकी क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। जो ये व्यवस्था थी इसी को कहा गया प्रिवी पर्स। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य जो था वो प्रमुख था। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। तो अगर क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा कि समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय सभी को मिलेगा। तो ऐसे में जब आप प्रिवी पर्स की बात करते हैं और कुछ लोगों को स्पेशलाइज्ड करने की बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसी बात को आधार बना करके इस पर आगे कार्रवाई की गई। नेहरू ने कई दफ़े इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया। नेहरू जी ने कई बार कहा कि नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को ख़त्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स की समाप्ति के नैतिक रूप से वो उसको गलत मानते थे। उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमने रियासतों को मिलाया था तो उन्हें एक वादा, एक प्रॉमिस किया था कि नहीं, आपके और आपके परिवार को एक स्पेशल टाइप की फैसिलिटीज़ दी जाएगी। तो ऐसे में फिर आप आज उनको बाहर क्यों कर रहे हो, जबकि इंदिरा गांधी इसके खिलाफ थी। उनका कहना था कि रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। वो अगर देखें तो सही बात भी थी कि अगर आपने किसी को विश्वास दिलाया है, किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया है, वादा किया है, तो आप उससे तो विश्वासघात करेंगे ही प्रिवी पर्स को हटा करके। प्रिवी पर्स की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूर नहीं हो पाया। इसके बाद सरकार ने एक आदेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह जो है, उसके में जो कानून की अड़चनें थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। क्योंकि अगर वो जो आपका राज्यसभा था वहाँ से उसका बायकॉट किया गया, उसे नहीं माना गया, उसका कारण क्या था कि वहाँ पर जो इंदिरा गांधी के पक्ष में मेंबर थे वो कम थे। आप कह सकते हो कि उनकी सहमति कम जो एमपीज़ थी उनकी थी, जिसकी वजह से उनकी बात को नहीं माना गया। बट 1971 में जब वो एक बहुत बड़े बहुमत के साथ वापस कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई, रिफॉर्मेशन हुई, रिस्टोरेशन हुई, तो उसके बाद उन्होंने प्रिवी पर्स को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि प्रिवी पर्स को ख़त्म किया जाए। और फाइनली प्रिवी पर्स जो है वो ख़त्म हुआ और रजवाड़ों को दी जाने वाली विशेष सुविधाएं उनसे वापस ले ली गई एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम पढ़ेंगे 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। चलिए देखते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग 1971 के इलेक्शन की बात करें, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं विहिप के विषय में। जो मैंने बताया था कि आपको बताएंगे थोड़ा सा, तो हम लोग देखते हैं कि क्या था विहिप और कैसे काम कर। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्या है विहिप। तो ये आपके सामने एक जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर है हमारे पार्लियामेंट हाउस की, जहाँ पर जो हमारे एमपीज़ हैं वो बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, बहस करते हैं मुद्दों पर और हमारे लिए एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो पढ़ते हैं क्या है विहिप, जानते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जीएस पेपर 2 का कंटेंट है। जीएस पेपर 2 का कंटेंट है संसद, राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ, विशेष अधिकार में इनमें से उत्पन्न होने वाले विषय जो हमें दिया हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर, उसका टॉपिक है ये विहिप। चलिए आगे देखते हैं क्या है विहिप। यह क्या है? संसद में एक विहिप एक लिखित आदेश है कि पार्टी के जो सदस्य हैं एक महत्वपूर्ण वोट के लिए उपस्थित रहेंगे। मतलब वो पर्टिकुलर डे में एब्सेंट नहीं हो सकते, उन्हें वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा अपनी वोट देने के लिए किसी पर्टिकुलर मुद्दे में, या वे केवल एक विशेष तरीके से मतदान करेंगे। मतलब उनका जो मतदान का तरीका होगा वो मेन होगा, जो पार्टी चाहेगी उसी तरह से उन्हें मतदान करना होगा, वो अपनी मर्जी से मतदान वहाँ नहीं करेंगे। यह शब्द पार्टी लाइन का पालन करने के लिए पुरानी ब्रिटिश प्रथा व्हिपिंग से ली गई है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वहाँ से लिया गया था। आगे चलते हैं कि यह कैसे उपयोग किया जाता है। भारत में सभी पार्टियां अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सकती हैं।
पार्टियों के व्हिप जारी करने के लिए अपने सदन के सदस्यों में से एक वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति की। इस सदस्य को मुख्य व्हिप कहा जाता है और उसे अतिरिक्त व्हिप द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मतलब इसका उपयोग जो है वो पार्टी करती है अपने मेंबर्स के लिए। व्हिप के प्रकार देखते हैं कि व्हिप कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं व्हिप। अगर हम व्हिप के प्रकार की बात करते हैं यहाँ पे, तो व्हिप देखिए यहाँ पे ऑनलाइन व्हिप, 3 तरह का इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। ऑनलाइन व्हिप, वन लाइन व्हिप, जिसे एक बार रेखांकित किया गया है, आमतौर पर एक वोट के पार्टी सदस्यों को सूचित करने के लिए जारी किया जाता है। उन्हें पार्टी लाइन का पालन नहीं करने के मामले में उन्हें त्यागने की अनुमति देता है कि उन्हें पार्टी लाइन का पालन करना होगा, और एक वोट जो करना है उसके लिए बोलते हैं वन लाइन व्हिप। 2 लाइन व्हिप में क्या होता है, उन्हें वोट के दौरान उपस्थित होने के निर्देश दिए जाते हैं कि जब वोटिंग होएगी तो आपको वहाँ पे होना है प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट होना कंपलसरी होगा। 3 लाइन व्हिप सबसे महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण अवसरों पर नियोजित होता है, जैसे कि विधायक की दूसरी रीडिंग या अविश्वास प्रस्ताव पर, और सदस्यों पर पार्टी लाइन का पालन करने का दायित्व होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट व्हिप होता है 3 लाइन व्हिप, जिसके अंदर जो आपका पार्टी के सदस्य होते हैं उनको पार्टी लाइन को ओबे करना होता है, जो पार्टी ने कहा उसको ओबे करना पड़ता है। अगर हम व्हिप की परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि भारत में 3 लाइन व्हिप के खिलाफ विद्रोह करना एक संसद की सदस्यता को खतरे में डाल सकता है। अगर किसी ने 3 लाइन के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो उसकी संसदता जो है वो खतरे में तो हमने पढ़ा कि उसकी जो संसद की सदस्यता है वो खतरे में आ जाती है। दल बदल रोधी कानून अध्यक्ष या सभापति को ऐसे सदस्य को अयोग्य घोषित करने की अनुमति देता है। एकमात्र अपवाद ये है इसके अंदर कि जब विधायकों के 1/3 से ज़्यादा या अधिक विधायक जो हैं वो एक निर्देश के खिलाफ वोट देते हैं, तो समझ लीजिए कि जो पार्टी है प्रभावी रूप से पार्टी का विभाजन हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, विश्वास मत वहाँ पे विश्वास मत जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर व्हिप का जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो ना किया जाए तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, और जो सदस्यता है वो भी ख़त्म की जा सकती है। और हम देखते हैं कि हमारी जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें व्हिप का इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारी राजनीति उसमें व्हिप का क्या महत्व है, ये देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, सरकार के संसदीय रूप में विभिन्न राजनीतिक दलों के व्हिप विधानसभाओं के अंदर पार्टियों के आंतरिक गठन की सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी जो है वो व्हिप होती है। संसद और राज्य लेजिस्लेचर असेंबली जो होती हैं उनके जो कुशल और सुचारू कामकाज व्हिप के कार्यकाल पर काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं, क्योंकि व्हिप की वजह से जो एमएलएज होते हैं या एमपीज़ होते हैं उनको एक खतरा होता है कि भाई अगर हमने व्हिप का उल्लंघन किया तो हमारी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी और हम एमपी एमएलए के पद से हटा दिए जाएंगे। तो ऐसे में व्हिप जो है वो कामकाज को बाधित ना होने में सहायता करता है। व्हिप का विधायिकाओं के भीतर पार्टियों का प्रबंधन भी कहा जाता है, और व्हिप को उन्होंने एक और नाम दिया कि जो विधायिकाएं हैं उनके अंदर जो पार्टियां हैं उनको प्रबंध करने में भी जो व्हिप है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो एमएलएज और एमपी की पावर है उस पावर को जो पार्टी है पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस पर बाउंड कर सकती है। आप ये बात समझ लीजिए, बड़ी क्लियर सी चीज़ है यहाँ पे। व्हिप क्या है, व्हिप ने कह दिया कि भाई एक हमने कानून बनाया है और उस कानून के पक्ष में सभी पार्टी मेंबर्स वोट डालेंगे, या किसी स्टेट ने कह दिया जैसे भी पुडुचेरी में हुआ था कि ऐसा है जी, नेपाल में भी अभी हाल ही में हुआ है, वहाँ की ओली सरकार गिरी है, उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है कि जो आपका बहुमत है वो कंप्लीट नहीं होता, तो अब आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो जो पार्टी है जो सत्ता में है वो अपने सभी सदस्यों को, जो उसके एमएलएज या एमपीज़ होंगे, उन्हें कहेगी कि आप सभी ने वोट जो डालनी है वो पार्टी के पक्ष में डालनी है। अगर कोई भी मेंबर पार्टी के विपक्ष में वोट डालेगा तो उसको जो है निष्कासित कर दिया जाएगा। इसी को व्हिप कहा गया, इसी वर्ड्स जो हमने ये बताया वर्ड, इसी को व्हिप कहा गया। और अगर कोई इसकी पालन नहीं करेगा
तो वो जो है पार्टी से बाहर होगा। तो इस तरह से पार्टियों का कामकाज होता है और इसे कहा जाता है व्हिप। आगे चलते हैं हम 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन जो हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी सरकार अल्पमत में आ गई। अल्पमत मतलब बहुमत साबित नहीं कर पा रही थी। बहरहाल डीएमके और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो सत्ता में बनी रही। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानून के क्रियान्वयन के लिए ज़बरदस्त अभियान चलाया। उन्होंने भू परिसीमन के लिए कुछ और कानून भी बनवाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा जो है वो भंग करने की सिफारिश की। भंग नहीं कर सकते, सिफारिश कर सकते हैं। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। कितना बड़ा साहस दिखाया इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने देखा कि जो पार्टी है वो समर्थन से बनी हुई है, जबकि हम इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं। तो ऐसे में जब तक हम किसी और पार्टी से समर्थन लेकर के सरकार में रहेंगे, हम पर रहेगा एक दबाव। और अपनी इस निर्भरता को समाप्त करने के लिए और संसद में अपनी पार्टी की स्थिति को और मजबूत करने के लिए, ताकि और ज़्यादा मजबूती से काम किया जा सके, इंदिरा गांधी जी ने एक साहसिक कदम उठाया 1970 में। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट को भंग करने की सिफारिश की। वो सिफारिश कर सकते हैं, सरकार सिफारिश कर सकती है कि हम पार्लियामेंट को भंग करना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भाई क्या जो सरकार थी वो सिफारिश कर सकती थी लोकसभा को भंग करने के लिए? तो यस, कर सकती थी। वो सिफारिश करेगी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसके आर्टिकल 85 के 2B के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के तहत वो सरकार का जो ये लोकसभा भंग करने की सिफारिश है उसको स्वीकार कर सकते हैं और उसे भंग कर सकते हैं। और इस तरह से वहाँ जो वर्तमान समय के राष्ट्रपति साहब थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी की लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूर करते हुए लोकसभा भंग करी। और इस तरह से वहाँ जो स्थिति पैदा हुई वो 1971 के फरवरी माह में जो इलेक्शन हुए, 5वें आम इलेक्शन, 5th जो इलेक्शन हुआ था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो स्टार्ट हुआ। अब उस इलेक्शन की बात करते हैं कि मुकाबला किस किस के बीच था, किस तरह से वहाँ एक कंपटीशन ये क्रिएट हुआ। देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं। अब शुरू होगा मुकाबला, कंपटीशन किस किस के बीच में। कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी जी की पार्टी थी, और कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट्स की पार्टी थी। तो इनके बीच में होगा ये मुकाबला। लेकिन मुकाबला सिर्फ इन दोनों के बीच में ही नहीं था, मुकाबला और लोगों के साथ भी था। वो कौन थे? चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर तो थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की जो असली संगठनिक ताकत है वो कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया। एक चुनावी गठबंधन, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था गठबंधन सरकारें। अगर ये गठबंधन सरकार में आ जाए, सत्ता में आ जाए, तो गठबंधन सरकारें कहलाएगा, और अगर नहीं आया तो गठबंधन भर रह जाएगा। तो यही हुआ यहाँ पे, और इसे नाम दिया गया ग्रैंड अलायंस। देखते हैं ग्रैंड अलायंस ने कितने ग्रैंड काम किए, क्या वो सत्ता में आ पाई, क्या कांग्रेस आर को हरा पाई। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और भी कठिन हो चली थी। एक अलायंस आ गया, पहले तो उसे लड़ना था कांग्रेसों से, और अब उसे लड़ना है साथ में ग्रैंड अलायंस से भी। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांतिकारी दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। इसका मतलब है उन्होंने कर लिया एक गठबंधन, एक इकट्ठे हो गए, वो सब इकट्ठे होकर के लड़ने को तैयार हो गए। अब शासक दल जो था, जो उस टाइम शासन कर रहा था,
उस दल ने भी क्या किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया। मतलब सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किस तरह से इंदिरा गांधी को हराया जाए। इंदिरा गांधी को हराना यानी कि कांग्रेस आर को हराने के लिए, या ये कह लें कि सत्ता में काबिज होने के लिए हर पार्टी ने पुरजोर कोशिश करी। देखते हैं कि इसके बावजूद हुआ क्या। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका बड़े विपक्षियों के पास अभाव था, और वो क्या थी, नई कांग्रेस के पास था एक मुद्दों पर चुनाव जीते जाते हैं भाई। मुद्दा होना चाहिए चुनाव जीतने के लिए, और अगर आपका मुद्दा सही है तो यकीनन चुनाव जीतेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में आई और धमाका करके चली क्या गई, अब तक चल रही है और धमाकेदार तरीके से चल रही। कारण उनके पास था मुद्दा क्या, लोकपाल, शिक्षा और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, और यही एक मुद्दा था उस टाइम पे कांग्रेस के पास। एक एजेंडा और कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा था कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है और वो है इंदिरा हटाओ। सही भी यही था। सभी लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ किसी तरह इंदिरा को हटा दिया जाए, बस, बाकी कुछ नहीं करना। खुद की जीत का कोई महत्व नहीं है। जीतने के बाद क्या करोगे इसका कोई एजेंडा उनके पास नहीं। गरीबी कैसे मिटाओगे नहीं पता, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे लेकर आओगे नहीं पता, देश आर्थिक तरक्की कैसे करेगा नहीं पता। क्या पता है भाई, इंदिरा को हटाना है। उनके पास एक मुद्दा था, ऐसा कहना था इंदिरा गांधी का। तो आगे देखते हैं, इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा। इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ, ठीक है जी। इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में एक मजबूत मुद्दा लिया और वो मुद्दा था भारत देश से गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान किया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र के समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा पेविपर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। अभी जो ये वर्ड इस्तेमाल किए गए, थोड़ा बहुत इन वर्ड्स के बारे में समझते हैं क्या मतलब है इन बातों का। तो यहाँ पर पहला वर्ड था हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र में समृद्धि, यानी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इन एरियाज़ को और ज़्यादा बढ़ाना, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, इनमें समृद्धि करना, इनको बढ़ा देना। ग्रामीण व भूस्वामित्व और शहरी संपदा का परिसीमन करना, जो गांव थे और जो शहरी संपदा थी उनकी एक सीमा का निर्धारण करना कि ये कितना क्षेत्र किसके एरिया में आता है और कैसे उसका वो उपयोग किया जाएगा। आय और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, वहाँ पर क्या था, जो रिच थे उनकी आय ज़्यादा थी और उनको अवसर ज़्यादा मिलते थे, जैसा आपने प्रीविपर्स वर्ड में सुना भी था। तो उन्होंने इसके लिए भी कहा कि इसकी जो असमानता है उसको हम ख़त्म करेंगे, और साथ में प्रीविपर्स उन्होंने ख़त्म पहले ही उस पर मुद्दा डाल दिया था कि प्रीविपर्स को हम लोग ख़त्म करेंगे, कि समाप्ति को अपना चुनावी अभियान में जो उन्होंने पूरा जोर लगाया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसानों, दलित और आदिवासियों, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार जो है वो तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वह अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। तो उन्होंने बेसिकली क्या वर्ड लिया, उन्होंने एक वर्ड के ऊपर अपने पूरे इलेक्शन को लड़ा, वो था गरीबी हटाओ, और उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी वो सारी जुड़ती चली गई, जिसमें उन्होंने दलितों को, भूमिहीन किसानों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, बेरोजगार नौजवानों को, सबको अपने साथ शामिल कर लिया। अब देखते हैं कि इंदिरा गांधी की इतनी कोशिशों के बावजूद क्या ग्रैंड अलायंस थी वो सफल हो पाई, या इंदिरा गांधी जो है वो सफल हो पाई। देखते हैं दोनों में से कौन जीता 1971 का इलेक्शन अगली स्लाइड में। परिणाम और उसके बाद क्या हुआ। 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनाव को करवाने का फैसला। कांग्रेस और सीपीआई के गठबंधन को एक बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में कभी भी हासिल ना कर सकी थी। इन गठबंधनों को लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसमें कुल 48.4% वोट हासिल किए। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस और ने
352 सीटें और 44% वोट हासिल किया। अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसका 1/4 वोट भी उनकी झोली और 1/4 वोट ही उनकी झोली में आया। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया। इस महाजोट को सिर्फ 40 से भी कम सीटें मिली। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि भाई आप ना दुश्मनी या राइवल्टी लेकर के इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपको रखना होगा पब्लिक के बीच में चुनावी मुद्दा, पब्लिक की समस्याओं को सॉल्व करना पड़ेगा। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके ऊपर पूरा देश फोकस करे हुए है, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहली प्रॉब्लम है पॉवर्टी, गरीबी। उसके बाद एजुकेशन, इलिटरेसी, एजुकेशन प्रॉपर तरीके से ना मिल पाना हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद जब पॉवर्टी है, एजुकेशन नहीं है, तो एक नई चीज़ क्रिएट होती है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और महिला सुरक्षा की बात करें, वोमेन की महिला सुरक्षा की बात करें, तो उसमें तो आज तक सक्सेस ही होना मुश्किल हो रहा है। आए दिन हम लोग ऐसी घटनाएं सुनते हैं जो महिलाओं को असमान कर देती हैं या उनकी मर्यादा भंग कर देती हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास एक सही मुद्दा होगा, इंदिरा गांधी जी ने मुद्दा लिया गरीबी हटाओ, साथ में महिला सशक्तिकरण की बात करी, साथ में उन्होंने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की और पॉवर्टी को ख़त्म करने की, और वो इलेक्शन में जीती 375 सीटों के साथ, एक भारी भरकम बहुमत के साथ। जहां पर एक जो उनका ग्रैंड अलायंस बनाया था उसको 40 से भी कम सीटें मिली और दूसरी कांग्रेस को महज 16 सीटें ही मिल पाई थी वहाँ पर। तो इस तरह से आप ये देखें कि कितना बड़ा उलटफेर हुआ एक पॉलिटिक्स में, कितना बड़ा आत्मविश्वास होगा इंदिरा गांधी जी के पास, जिन्होंने लोकसभा को भंग करके नए सिरे से इलेक्शन करवाया और एक भारी बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई। तो ये था 1971 का इलेक्शन का एक नाटकीय तरीका। खुद भंग करवाया गया सरकार के द्वारा, इलेक्शन करवाया गया और फिर भारी बहुमत के साथ दोबारा जीत करके सरकार बनाई गई इंदिरा गांधी के द्वारा। लेकिन आगे हमें ये देखना होगा कि अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। गरीबी हटाओ कहा था, गरीबी हटाना पड़ेगा। क्या ये हुआ या नहीं हुआ? वास्तव में इंदिरा गांधी जी गरीबी हटा पाई या नहीं हटा पाई? और इस बारे में अगर आपको देखना है तो आज के कंटेक्स्ट में अपने देश को देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या देश में गरीबी कम हुई, क्या गरीबी हटी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुई, एजुकेशन में सुधार हुआ? देखते हैं। चलिए देखते हैं कि कार्टून क्या कह रहा है। मिड टर्म रेस के अंदर कार्टून ने क्या कहा। कार्टून कहता है कि भाई इंदिरा गांधी जी कह रही हैं फर्स्ट भी मैं, सेकंड भी मैं और थर्ड भी मैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा फर्स्ट भी मैं, सेकंड भी मैं और थर्ड भी मैं। और जो यहाँ हमारे कुछ राजनीतिक दल के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा यार, मैंने सोचा था फर्स्ट मैं आऊँगा, सेकंड तो आएगा और थर्ड ये आ जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ? ये तो ठीक उल्टा हो गया इसका। सब कुछ एक के पास ही, फर्स्ट भी वही, सेकंड भी वही, थर्ड भी वही, विपक्षी नहीं बचा यहाँ तो ये कार्टून के माध्यम से इस बात को दर्शाने की कोशिश की गई थी। देखिए एक और ये कार्टून छपा है इसके अंदर, इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि 1971 में जो आम चुनाव में जीत हुई थी उसने अनेक चुनौतियाँ और समस्याएँ भी छुपी हुई थी। और वो समस्या क्या थी? उसमें से एक समस्या देखो, आप यहाँ देख पाएंगे। तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी मासिव सपोर्ट के साथ इलेक्शन जीत गई हैं और यहाँ से उस इलेक्शन के कप में से एक ये व्यक्ति निकल के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने वादा किया था कि हमारी गरीबी करेंगे दूर और हमारी गरीबी कीजिए दूर। तो ये एक चुनौतियाँ और समस्याएं थी और देखते हैं इंदिरा गांधी जी ने इसके लिए क्या किया और कैसे इस गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने आगे काम किया। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ कि जैसे ही अब सत्ता में इंदिरा गांधी जी आ गई, पूर्ण बहुमत के साथ वो प्रधानमंत्री बनी। और 1971 में एक और चीज़ हुई थी, आपको पता होगा, तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान का जो मसला था बांग्लादेश वाला वो खड़ा हो गया। एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट सामने था। चौथे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। आपको पता होगा 1970 में बांग्लादेश बना था।
इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को चार चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की और 1972 में जो स्टेट इलेक्शन हुए थे, राज्यों में जो विधानसभाएं बनी थी, उनमें भी उनकी पार्टी ने क्या करी, एक व्यापक सफलता जो है वो हासिल की। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उनके विरोध की गुंजाइश अब जो है वो खत्म हो चुकी थी। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का जो दबदबा था वो एक बार फिर से कायम हुआ। इससे पहले नेहरू जी के काल में जो है उनका जो समय था प्रधानमंत्री का, उस समय कांग्रेस का दबदबा था और फिर दोबारा से वही सिचुएशन लेकर आई इंदिरा गांधी जी। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी उन्होंने क्या किया, देखिए क्या दौर आया वो, जब इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ सेंटर और स्टेट में काबिज हुई, सत्तासीन हुई और उन्होंने उस वक्त खुद देश के जो सीएम थे उनको चेहरे दिए। या आप अगर इस कार्टून में देखें तो देखें कि ये ट्रेन के ऊपर लोग तो जरूर बैठे हैं, खड़े हैं, देखिए कुछ लोगों को चेहरे मिल चुके हैं और कुछ को मिलने हैं। तो ये चेहरे लगाने का काम भी इंदिरा गांधी जी ने ही किया। मतलब उन्होंने खुद ये डिसाइड किया कि किस स्टेट के अंदर कौन बनेगा सीएम। तो ये एक दौर था, कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस का माहौल था, कांग्रेस का दबदबा था कांग्रेस का, और वो था समय 1971 जब थी इंदिरा गांधी की सरकार और इंदिरा गांधी थी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर। आगे चलते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, सेम काम आज बीजेपी का है। 1971 की कांग्रेस और 2021 का जो आम चुनाव हुआ था 14 के बाद 19 में 2019 की भाजपा, आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में भाजपा है और सेंटर में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा है। आज विपक्ष भी नहीं है उनके समक्ष में। तो ये दबदबा था 1971 में कांग्रेस का। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता जरूर है और आज हमारे सामने एक स्पष्ट एग्जाम्पल है कि 1971 की जो कांग्रेस थी उसको दोहराया भाजपा ने दोबारा नए सिरे से। तो कांग्रेस वालों को मैं कहूँगा कि धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए, इतिहास फिर से दोहराएगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी और एक बार फिर से इंदिरा गांधी का दौर निकल करके आप लोगों के पहलू और पक्ष में आ सकता है, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही भाजपा को भी कहूँगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी कहूँगा कि आप भी धैर्य रखिए और मेहनत से काम कीजिए। अगर कांग्रेस का दौर आया तो दौर भाजपा का भी आएगा, क्योंकि अगर 71 के बाद 21 में भाजपा आई है तो कांग्रेस के बाद भाजपा भी जरूर आएगी, या अन्य पार्टियां जो काम कर रही हैं वो जरूर आएंगी। आई होप जो भी आएगा वो देश सेवा करेगा, देश को ऊपर उठा के लाएगा, जो एक सही रूप में देश को आगे लाने की प्रवृत्ति है। गरीबी हटाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करो। पार्टी कोई भी हो, मुद्दा यही होना चाहिए, काम यही होने चाहिए, देश की तरक्की, देश की सुरक्षा और देश के लोगों को आगे लेकर आना और विश्व के मानचित्र पर भारत को उभार कर लेकर आना। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, मुद्दा यही होना चाहिए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी की लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में मिला था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमज़ोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझें, गांधी जी की पार्टी में और नेहरू जी की कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा अंतर यही था कि जब गांधी जी ने कांग्रेस बनाई थी तो उसमें विभिन्न मत थे, विभिन्न गुट थे, विभिन्न लोग थे और सबके हितों को ध्यान में रख करके चलने का काम किया जा सकता
था, लेकिन जब इंदिरा जी ने बनाई तो पूरा का पूरा जो पार्टी है वो एक नेता पर जाकर के सिमट गया, वो इंदिरा गांधी पर जाकर के अपना डिपेंडेंट हो गया और उसमें विभिन्न मत और हित नहीं थे। अगर मत नहीं थे तो हित कैसे लोगों के हो सकते थे। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्ग जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा निर्भर थी। ये पार्टी इस पर्टिकुलर तबके के साथ काम करती थी और उस पर ज़्यादा निर्भर हुई। उसने कहा गरीबी हटाएंगे, महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे, ऐसी कई सारी बातें वहाँ पर निकल के आई थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की जो प्रकृति थी, जो नेचर थी, वो पूरी तरह से क्या थी, बदल चुकी थी। सिर्फ कांग्रेस का वर्चस्व आया था, कांग्रेस का वो जो जवाहर जी के समय में, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में जो उनका थॉट था वो वापस नहीं आया, ऐसा मानना है इस बुक को लिखने वालों का। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। वो कांग्रेस हर तरह की समस्या का समाधान निकाल सकती थी, बट इस कांग्रेस के पास शायद ऐसा नहीं था। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता के आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती गई। देखिए यहाँ पर आर्थिक मुद्दे और जो जन आक्रोश था और जो लामबंद था वो बढ़ता रहा। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट पैदा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा था। तो आप इसमें देखें कि यहाँ सीधा सीधा मैं कहूँगा कि जो एक कमिटमेंट किया गया था पॉवर्टी को हटाने का, पॉवर्टी गरीबी को ख़त्म करने का, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का, महिला को सुरक्षा देने का, शायद वो हुआ नहीं, जिसकी वजह से जो जन आक्रोश है वो बहुत बड़े लेवल पर देश में उभर कर आया और देश एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजरा, जिसे आप इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। और हम अगले अध्याय के अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से देश के सामने ये समस्या आई, किस तरह से देश ने उसका सामना किया, निपटा और फिर से दोबारा वहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने में सफल हुआ। ये सब चीज़ें हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। देख लेते हैं एक छोटी सी मूवी जंजीर के बारे में कुछ डिस्कशन किया जा रहा है। हालांकि मैंने ये मूवी देखी हुई है। अमिताभ बच्चन जो हमारे सुपर हीरो हैं, एक सदी के हीरो कहलाते हैं अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने इस मूवी में एक्टिंग की थी और प्राण जी थे। मूवी थी क्या, ये पढ़ते हैं कि एक विजय जो था, एक नौजवान पुलिस अधिकारी था, वह गुंडागर्दी ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उसे झूठे आरोपों में जेल में भेज दिया जाता है। जेल से बाहर आने पर विजय दोषी लोगों से प्रतिशोध लेने की ठानता है और उसे कई संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः वह खलनायक और उसके साथियों को सबक सिखाकर ही रहता है। व्यवस्था के भीतर ही कई लोग ऐसे हैं जो विजय को समाज विरोधी तत्वों से लड़ने में मदद पहुंचाते हैं। इस फिल्म में नैतिक मूल्यों के पतन और उससे उपजी कुंठा को बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। फिल्म के नायक विजय का गुस्सा और क्षोभ व्यवस्था की लाचारी को गहराई से चित्रित करता है। जंजीर के सातवें दशक में एक नए तरह के गुस्सैल नौजवान का भी जन्म हुआ था। 1973 में आई थी। मैं रेकमेंड करूंगा आप ये फिल्म ज़रूर देखें, जिसमें उन्होंने बेसिकली बताया कि उस समय का जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो किस तरह से असक्षम था न्याय दिला पाने में एक कुछ लोगों को, कुछ तबकों को। तो आई होप कि आपको जो ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष की पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम IAS, UPSC और PCS स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरी कोशिश है कि मैं बच्चों को सरल से सरल शब्दों में समझाऊँ, और आप जो है इसमें इसे ज़रूर देखें, कमेंट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।